अस्सलाम वालेकुम। कल हमने कार्डिक साइकिल स्टार्ट की थी और आपने नोट किया था वन ड्यूरेशन फॉर वन कार्डिक साइकिल इज ऑलमोस्ट 0.8 सेकंड। दो फेजेज में सब डिवाइड किया था आपने सिस्ली और डायस्ली में। सिस्ली को आपने लेबल किया था 0.3 सेकंड के लिए और डायस्ली लेबल फॉर 0.5 सेकंड। फिर सिस्ली की आपने ऑलमोस्ट 3 सब स्टेजेस को मेंशन किया था और डायस्ली की आपके पास 4 सब स्टेजेस थे। और इसके अलावा आपने हार्ट ड्रॉ किया था 4 वेव्स और उसमें ऑलमोस्ट 19 आपने कार्डिक एबनॉर्मलिटीज को आइडेंटिफाई किया था आपने। और आपने नोट किया था कि हर कार्डिक एबनॉर्मलिटी के अंदर कोई ना कोई आपको एबनॉर्मल हार्ट साउंड मर्मर ऑस्कल्टेट होगी ना। फिर इसके बाद आपने नोट किया टोटल जो मर्मर्स हैं वो 6 मर्मर्स हैं। 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया था, सिस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर और मिक्स सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जिसको मिशनरी मर्मर भी कहा था। तो आपके पास कार्डिक एबनॉर्मलिटीज 19 है, मर्मर्स टोटल 6 हैं और इसका मतलब है कि मोर देन वन कार्डिक एबनॉर्मलिटी विल हैव सेम टाइप ऑफ मर्मर। ठीक है, तो ये हमने कल यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कार्डिक साइकिल। अब 1 by 1 हर स्टेज को स्टार्ट करेंगे। तो आपने नोट किया था सिस्ली के 3 सब स्टेजेस थी और डायस्ली की 4 सब स्टेजेस थी। तो स्टार्ट हम लेंगे सिस्ली से। और अगर आपने सिस्ली को से स्टार्ट लेना तो आपका हार्ट किस फेज में होना चाहिए। अगर आपने देखिए कल जो सब स्टेजेस मेंशन किए उसको ओपन कीजिए। तो अगर आपने सिस्ली स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट करने से पहले हार्ट को किस फेज में होना चाहिए। देखिए गौर से देखिए उन तमाम 4 स्टेजेस को। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, अगर आपने सिस्ली स्टार्ट करनी तो सिस्ली स्टार्ट होने से पहले हार्ट किस फेज में होगा। एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टली। ये कि हार्ट एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टली होगा तो सिस्ली स्टार्ट होगी ना। पहली फेज सिस्ली की आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज स्टार्ट होगी ना। तो एट द एंड ऑफ सिस्ली, एट द एंड ऑफ डायस्ली हार्ट कैसा दिखाई देगा वो यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर हम सिस्ली को स्टार्ट करेंगे। तो अब हेडिंग दीजिए डायग्राम ऑफ हार्ट एट द एंड ऑफ डायस्ली। एट द एंड ऑफ डायस्ली से पहले आप जस्ट सिंपल हार्ट डायग्राम ऑफ द हार्ट को अंडरस्टैंड कर लें। फिर एट 3 डायग्राम टोटल हम ड्रॉ करेंगे। एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर एट द एंड ऑफ डायस्ली ड्रॉ करेंगे, फिर एट द एंड ऑफ सिस्ली ड्रॉ करेंगे। अब सिंपल डायग्राम अंडरस्टैंड कर लिए, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग जैसी होगी कि हार्ट के चैम्बर्स कितने हैं, उनका मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर कितना है, उसको अंडरस्टैंड कर लें। फिर हम सेकंड डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे उसकी आप हेडिंग देंगे डायग्राम ऑफ हार्ट एट द एंड ऑफ डायस्ली। ठीक है, अभी जस्ट सिंपल डायग्राम ऑफ हार्ट अंडरस्टैंड ड्रॉ कर लीजिए, कल ड्रॉ की थी उसी को रीड्रॉ करेंगे। और उसमें आपने डिफरेंट चैम्बर्स को आइडेंटिफाई करने और उन चैम्बर्स के साथ आपने उन चैम्बर्स के अंदर ब्लड वॉल्यूम प्लस ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, तो जो कल हमने डायग्राम ड्रॉ की थी उसी को रीड्रॉ करेंगे। ये आपके पास राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनिक ट्रंक, पल्मोनिक वेल्व, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, असेंडिंग एओर्टा, देन आर्च ऑफ एओर्टा। और ये आपके पास राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और इसको आपने लेबल किया था डक्टस आर्टरीसिस। अब देखिए इस पूरी डायग्राम में टोटल कितने चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। इस फुल डायग्राम में टोटल चैम्बर्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको। 6 चैम्बर्स। और से देखिए कंप्लीट डायग्राम में देखें तो 6 चैम्बर्स हैं आपके पास। अब उनको लिस्ट कीजिए। फर्स्ट वन इज राइट एट्रियम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ से मुराद क्या है, एओर्टा, और सिक्स से मुराद क्या, पल्मोनरी ट्रंक। टोटल 6 चैम्बर्स हैं। हर चैम्बर का मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर है और इन मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर को बात डिस्कस कर लें, फिर हम डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे एट द एंड ऑफ डायस्ली। देखिए अगर आपसे बात कीजिए जो आपका एओर्टा है, एओर्टा का मिनिमम प्रेशर कितना होगा 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी और मैक्सिमम क्या होगा 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी। देखिए जो एओर्टा का मिनिमम 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी, इसको आप क्या कहेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे ना। और एओर्टा का जो मैक्सिमम प्रेशर 120, इसको आप सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। और इसी तरह आपका जो पल्मोनरी ट्रंक है इसका भी मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर है।
अगर आपसे बात कीजिए मिनिमम प्रेशर इन पल्मोनिक ट्रंक, तो क्या कहेंगे आंसर? देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ का मिनिमम क्या आपके पास 80 का, आप 0 रिमूव कर देंगे आंसर क्या होगा 8। तो 8 आपका यहाँ का मिनिमम प्रेशर है, पल्मोनिक ट्रंक का 8 मिनिमम प्रेशर होगा आपके पास। अगर आपसे बात कीजिए मिनिमम प्रेशर इन पल्मोनिक ट्रंक, आंसर भी 8 मिलीमीटर मर्क्यूरी। याद कैसे रखना है, एओर्टा का जो मिनिमम प्रेशर 80 है उसका 0 रिमूव कर दीजिए, बाकी बचे 8, वो 8 यहाँ मेंशन कर दीजिए। हाँ, पल्मोनिक ट्रंक का मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा उसको भी याद करने की तरीका सुन लीजिए। देखिए वहाँ का मैक्सिमम प्रेशर क्या है एओर्टा का 120 में से 1 को रिमूव करें, बाकी क्या बचेगा 20 में 5 ऐड करें तो क्या होगा 25। तो यहाँ का मैक्सिमम प्रेशर 25 होगा। ये पहले आप इसका मिनिमम मेंशन कर दीजिए और उसके बाद फिर इसका मैक्सिमम देखने के लिए आपको मैक्सिमम प्रेशर एओर्टा का देखना होगा। एओर्टा का मैक्सिमम प्रेशर 120 के बाद 1 रिमूव किया तो आंसर आपके पास है 20, उस 20 में आपने 5 ऐड करना है तो आंसर भी 25। ठीक है, तो पल्मोनरी ट्रंक का मिनिमम प्रेशर 8 और मैक्सिमम 25 है। आप जानते हैं अगर एओर्टा का मिनिमम प्रेशर जो 80 है वो 90 हो जाए 100 हो जाए, उसको क्या कहेंगे आप? उसको कहेंगे डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। अगर एओर्टा का जो मिनिमम प्रेशर 80 है वो उसको आप 90 पे ले जाएं, 100 पे ले जाएं, 105, 110, 120 तक ले जाएं, उससे क्या कहेंगे आप? डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। और अगर एओर्टा का जो मैक्सिमम प्रेशर 120 है उसको आप इंक्रीज करके 130, 140, 150, 160, 170, 200 पे ले जाएं, उससे क्या कहेंगे आप? सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो पल्मोनिक ट्रंक में क्या होगा? क्या पल्मोनिक ट्रंक में भी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है? आंसर इज नो। पल्मोनरी ट्रंक में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस इतना याद रखें, जब भी पल्मोनरी ट्रंक में प्रेशर मोर देन 25 होगा उसको आप पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहेंगे आप। बस जब भी आपका पल्मोनरी ट्रंक का मैक्सिमम प्रेशर जो है वो 25 से अबव होगा उसको आप पल्मोनिक हाइपरटेंशन कहेंगे। वो जो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एओर्टा के इंक्रीज प्रेशर होने को आप सिस्टेमिक हाइपरटेंशन लेबल करेंगे आप, और सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की 2 टाइप्स हैं, कैन बी डायस्टोलिक, कैन बी सिस्टोलिक। लेकिन जो पल्मोनिक ट्रंक है इसका अगर प्रेशर, इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहेंगे। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक और सिस्टोलिक नाम की कोई चीज़ नहीं, सिंपल यहाँ पे नाम है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो जब भी पल्मोनरी ट्रंक का प्रेशर मोर देन 25 इसको आप पल्मोनिक हाइपरटेंशन कहेंगे आप। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? अच्छा, ये आपके पास डिफरेंट कार्डियक चैम्बर्स हैं। अभी जो आपके पास एट्रिया है, एट्रिया का मिनिमम प्रेशर क्या होगा? इसका मिनिमम प्रेशर 0 और मैक्सिमम 4 मिलीमीटर मर्क्यूरी। एट्रिया का मिनिमम प्रेशर 0 होगा और मैक्सिमम 4 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगा। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम की अगर बात करें, इसका भी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 4 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो जब भी आपसे एट्रिया के प्रेशर की बात की जाए तो आप बताएंगे मिनिमम प्रेशर इन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में भी 0 मिलीमीटर मर्क्यूरी एंड मैक्सिमम भी 4 मिलीमीटर मर्क्यूरी। अगर आपसे बात कीजिए प्रेशर इन वेंट्रिकल्स, तो याद रखें जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल इसका मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या लिखेंगे इसका? जो मैक्सिमम वहां गया वही मैक्सिमम यहाँ का होगा। क्या लिखेंगे आप? 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी। अब जो मिनिमम प्रेशर यहाँ, जो जैसे इसमें मिनिमम 0 है ना, इसका भी मिनिमम 0 लिखेंगे आप। राइट एट्रियम का भी मिनिमम 0 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगा। अब इसका जो मैक्सिमम प्रेशर वही होगा जो आपके पल्मोनिक ट्रंक का मैक्सिमम है, तो यहाँ मैक्सिमम क्या लिखेंगे आप? 25। ठीक है, तो ये आपके पास हार्ट की वो डायग्राम जिसमें डिफरेंट कार्डियक चैम्बर्स में मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर आपने रिप्रेजेंट किया। तो आपके 6 कार्डियक चैम्बर्स हैं यहाँ पे आपके सामने, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल और 2 लार्ज वेसल्स है आपके पास। असेंडिंग एओर्टा आपके पास है और साथ में पल्मोनिक ट्रंक है। हर चैम्बर का मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर आपके सामने, क्योंकि ये प्रेशर आपके सामने होंगे तो फिर कार्डियक साइकिल को अंडरस्टैंड करना आपको थोड़ा आसान होगा। ठीक है, अब हम इसी डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और आप यहाँ ड्रॉ करें डायग्राम ऑफ द हार्ट एट द एंड ऑफ डायस्टोली। लिख लीजिए आप, डायग्राम ऑफ द हार्ट एट द एंड ऑफ डायस्टोली। देखिए एट द एंड ऑफ डायस्टोली होगा क्या? अब गौर से देखिए, जब हार्ट, अभी डायग्राम ड्रॉ होंगे, पिक्चर ले सकते हैं। अच्छा, क्यों रोका मैंने पिक्चर लेने से? ऊपर कुछ लिखा है डायग्राम में कुछ बनेगा, फ्यूचर में कंफ्यूज हो जाएंगे आप।
देखिए अभी तो मैंने इसको मॉडिफाई करना है, फिर ये डायग्राम उसके अकॉर्डिंगली बनेगी ना। फ्यूचर में अगर आपने ये डायग्राम कभी देखी तो आगे ऊपर सर ने ये लिखा है डायग्राम, नीचे कुछ और ड्रॉ हुई है, तो फिर मुश्किल में रहेंगे आप, ठीक है। देखिए इसमें अब आपने इस हार्ट को एट द एंड ऑफ डायस्ट्री लेके जा रहे हैं। जब इस हार्ट को एट द एंड ऑफ डायस्ट्री लेके जा रहे हैं, बताएं यहाँ का प्रेशर क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे मैंने 120 रिमूव कर दिया मैंने। और पल्मोनरी ट्रंक का प्रेशर कितना होना चाहिए, 8, इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और आपके जो वेंट्रिकल्स हैं इनका प्रेशर कितना होना चाहिए, 0। एट द एंड ऑफ डायस्ट्री इन 4 चैम्बर्स का प्रेशर जो है आपके सामने, ठीक है। हर जो एट द एंड ऑफ डायस्ट्री इसी एरिया का प्रेशर 0 से 4 तक वेरी करेगा डायस्ट्री के दौरान, लेकिन जो डायस्ट्री का एंड होगा यहाँ का प्रेशर क्या होगा, 4 एट द एंड ऑफ डायस्ट्री। क्योंकि आप जानते हैं डायस्ट्री की जो एंड फेज है उसका नाम क्या था, एट्रियल सिस्टोली थी ना। जब एट्रिया कॉन्टैक्ट करे तो एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ 4 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर मेंशन किया। क्योंकि जब आपका डायस्ट्री का एंड होगा तो डायस्ट्री के एंड को आपने एट्रियल सिस्टोली लेवल किया था, और जब एट्रिया कॉन्टैक्ट करेंगे तो एट्रिया प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम प्रेशर 4 मिलीमीटर मर्क्यूरी मैंने मेंशन किया था। मुझे बताएं एट द एंड ऑफ डायस्ट्री कौन सा वेल्व ओपन होगा, एट द एंड ऑफ डायस्ट्री कौन सा वेल्व ओपन होना चाहिए, माइटल और ट्राइकस्पिड, और ये दो वेल्व क्या होना चाहिए, क्लोज, इनको क्लोज कर दीजिए। अब ये जो डायग्राम ड्रॉ किया आपने, ये एट द एंड ऑफ डायस्ट्री है। अब आप और से देखिए एट द एंड ऑफ डायस्ट्री है क्या चीज आपके पास, एट द एंड ऑफ डायस्ट्री है क्या आपके पास, ये दो वेल्व आपको क्लोज मिलेंगे, ये दो वेल्व आपको ओपन मिलेंगे, मिनिमम प्रेशर आपके सामने यहाँ पे, और यहाँ का मैक्सिमम प्रेशर आपके सामने, और लार्जर वेसल का मिनिमम प्रेशर आपके सामने। ये डायग्राम जो आपके सामने, इसको कहेंगे डायग्राम ऑफ द हार्ट एट द एंड ऑफ डायस्ट्री। तो जब डायस्ट्री का एंड होगा उस टाइम आपके ट्राइकस्पिड और माइटल वेल्व ओपन होंगे, एओर्टिक पल्मोनरी वेल्व क्लोज होंगे, यहाँ का मिनिमम प्रेशर 0 होगा, यहाँ मैक्सिमम 4 होगा, इसमें 80, इसमें 28 होगा। अब इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। अब इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे सिस्टली को। अब सिस्टली की फर्स्ट फेज का नाम क्या है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। अब आप हेडिंग दीजिए, फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। देखिए कल मैंने आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ याद है आपको? इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे आप, वेंट्रिकल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, लिख दीजिए आप। वेंट्रिकल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। इसमें वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वेंट्रिकल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो तो उसका अल्टीमेट आउटकम क्या मिलेगा आपको, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा, तो लिखिए इंक्रीज इन इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर। तो जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी तो इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब पूछा ये जाएगा कि इस फेज में इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो भी लिख लीजिए आप। 0 to 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी इन लेफ्ट वेंट्रिकल, 0 to 8 मिलीमीटर मर्क्यूरी इन राइट वेंट्रिकल, ठीक है। देखिए ये 0 से 80 तक चला जाएगा और ये 0 से 8 तक चला जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करेगा, राइट एट्रियम का प्रेशर 0 to 8 इंक्रीज करेगा, लेफ्ट का 0 to 80 इंक्रीज करेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट नंबर 3rd पॉइंट, मुझे ये बताइए कि जैसे ही 0 ये प्रेशर 4 को क्रॉस करेगा राइट और लेफ्ट के अंदर, देखिए ये प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा ना।
जैसे ही ये प्रेशर 4 को क्रॉस करे तो होना क्या चाहिए, गौर से देखिए, जैसे ही ये प्रेशर 4 को क्रॉस करे तो क्या होगा, ये 4 को क्रॉस करे तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये दोनों वेल्व क्या होने चाहिए, क्लोज हो जाने चाहिए। तो लिखिए जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा 4 से ऑनवर्ड तो क्या होगा, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वेल्व, ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व क्या होंगे, ये क्लोज हो जाएंगे। और मुझे बताइए जब ये वेल्व क्लोज होंगे तो क्या होगा, साउंड सुनाई देगी आपको, लिखिए लीडिंग टू, ये पहली साउंड है ना, तो लीडिंग टू S1 हार्ट साउंड। तो आज के बाद अगर आपसे कोई ये पूछे कि S1 हार्ट साउंड सिस्टोलिक हार्ट साउंड है या डायस्टोलिक, आंसर क्या होगा, सिस्टोलिक हार्ट साउंड है। और सिस्टोलिक किस फेज में ऑस्कल्टेट होगी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। और कैसे प्रोड्यूस होगी, बाय द क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेल्व। जैसे माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज होंगे तो S1 हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट होगी। S1 हार्ट साउंड के अगर आपसे कहा जाए टोटल कंपोनेंट्स कितने, तो आंसर क्या होगा, यूनिट अशोक बेश के साथ। अगर आपसे कहा जाए S1 हार्ट साउंड के टोटल कंपोनेंट्स कितने हो, तो आंसर क्या देंगे आप, 2 कंपोनेंट्स। एक को आप कहेंगे ट्राइकस्पिड कंपोनेंट ऑफ S1 और सेकंड को कहेंगे माइट्रल कंपोनेंट ऑफ S1। तो S1 हार्ट साउंड हैज 2 कंपोनेंट्स। देखिए माइट्रल वेल्व भी क्लोज किए हैं और ट्राइकस्पिड वेल्व भी क्लोज हुआ है ना, तो S1 हार्ट साउंड के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, ट्राइकस्पिड कंपोनेंट ऑफ S1 एंड माइट्रल कंपोनेंट ऑफ S1। तो मेन कंपोनेंट कौन सा वाला है, माइट्रल कंपोनेंट। S1 हार्ट साउंड का जो मेन कंपोनेंट कौन सा वाला है, माइट्रल कंपोनेंट। लिख लीजिए मेन इज माइट्रल कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताइए नंबर 4, एओर्टिक और पॉलीमोनिक वेल्व पहले से क्लोज थे, ऐसे ही है ना, इन 2 वेल्व को आपने अभी क्लोज किया, इन 2 वेल्व को आपने अभी क्लोज किया, वो 2 वेल्व पहले से क्लोज थी। और देखिए एक बात और भी याद रखिए, जब डायस्ट्री का एंड होता है ना, डायस्ट्री के एंड पे सारा ब्लड यहाँ से यहाँ पे आ चुका होता है ना, तो इसका मतलब डायस्ट्री के एंड पे जो यहाँ ब्लड होगा उसको क्या कहेंगे आप, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो देखिए इसमें क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसमें भी क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। देखिए हमने डायग्राम ड्रॉ किया एट द एंड ऑफ डायस्ट्री, तो एट द एंड ऑफ डायस्ट्री जो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड वॉल्यूम होगा उसको क्या कहेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे आप। और आप जानते हैं नॉर्मली एडल्ट हार्ट के वेंट्रिकल्स में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 140 ml, 140 ml, ठीक है। तो हार्ट जो वेंट्रिकल्स हैं उनके एट द एंड ऑफ डायस्ट्री उसमें जो ब्लड वॉल्यूम होगा उसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे। और नॉर्मली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज 140 ml इन द राइट हार्ट, 140 ml इन द लेफ्ट हार्ट। ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब मुझे बताइए ये 2 वेल्व पहले से क्लोज हैं, इन 2 वेल्व को आपने अभी क्लोज किया, तो बताएं क्या कोई चेंज इन वॉल्यूम आपके पास आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो इसलिए इस फेज का नाम क्या रखा आपने, आइसोवॉल्यूमेट्रिक, यानी कि वॉल्यूम विल रिमेन सेम, 140 ml सेम रहेगा, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी। ये चेंज, ये वॉल्यूम सेम क्यों है, क्योंकि ऑल 4 वेल्व्स आर क्लोज, चारों वेल्व क्लोज है ना आपके पास। और इसके साथ जो वेंट्रिकल की मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो नाम रखा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो लिख लीजिए आप, इन दिस फेज blood volume in ventricles will remain same. Blood volume in ventricles will remain same. Blood volume in ventricles will remain same. तो ventricles में जो blood volume सेम रहेगा। तो ये आपकी पहली फेज, उसकी जो फीचर्स है वो आपने अंडरस्टैंड कर ली। पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट फेज की बात करेंगे। अब मुझे बताएं क्या जो आपके पास वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई आपके पास, ये क्या स्टॉप हो जाएगी इस फेज में, नहीं, कंटिन्यू रहेगी ना। और जब कंटिन्यू रहेगी तो प्रेशर एक्सीड करेगा 80 को लेफ्ट वेंट्रिकल में और 8 को राइट वेंट्रिकल में एक्सीड करेगा। और जैसे ही ये 80 को क्रॉस करेगा ये वेल्व ओपन होगा, ये 8 को क्रॉस करे तो ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे 80 है, जैसे ही यहाँ का प्रेशर 80 को क्रॉस करे तो ये वेल्व ओपन होगा। यहाँ पे प्रेशर 8, जब जैसे ये प्रेशर 8 को क्रॉस करेगा ये ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन होंगे तो बताएं जो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम अंडर टेंशन है ना, अंडर प्रेशर है, तो जैसे ही मौका मिलेगा बताएं ब्लड आराम से बाहर जाएगा या स्लोली बाहर जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, रैपिड
इजेक्शन फेज। तो लिख लीजिए अब नेक्स्ट फेज इज रैपिड इजेक्शन फेज। नेक्स्ट फेज इज रैपिड इजेक्शन फेज। अच्छा, ये कार्डिक साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं? कल मैंने बताया था ना आपको, ताकि आप हार्ट साउंड मर्मर्स को आप इजीली कैलकुलेट कर लें। अगर इनको आपने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो फिर आपको हार्ट साउंड और मर्मर्स को रडार लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिखिए, नेक्स्ट फेज इज रैपिड इजेक्शन फेज। Next is rapid ejection phase. Rapid ejection phase. अब देखिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, वेंट्रिकल्स कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल्स कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। और देखिए जब वेंट्रिकल्स विल कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, तो एज अ रिजल्ट नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर विल इंक्रीज। इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर विल इंक्रीज। अब ये इंक्रीज हुई कहाँ से कहाँ जाएगा, लिख लीजिए अब, विल इंक्रीज 80 to 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी इन लेफ्ट वेंट्रिकल, 8 to 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी इन राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 80 को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, एओर्टिक वाल्व ओपन होगा, और जब ये 8 को क्रॉस करे तो ये आपका